लोग आई हो कि बिल्कुल घर जैसे है, नहीं है तो आदत डाल दीजिए, जीवन है छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 52 ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन जो प्रत्येक साल बवाल मचाता है एग्जाम में भाई साहब। अगर आप 52 को ये क्वेश्चन फिजिक्स का क्लियर कर लेते हैं और जो हम कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताएंगे उसको आप क्लियर कर लेते हैं तो इसका 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम में फिजिक्स में जो आपका जितना बनाना चाहिए, इसका मतलब मैं ये नहीं करूँगा कि क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। फालतू में ये सब चीज ढूंढने से मतलब ये मत सोचने लगे कि भाई सब पढ़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा। लेकिन इतना ये है कि आपका एग्जाम में जितना बनना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी 80 क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है आप लोग का, जिसमें से 40 बनाना रहेगा। इसका मतलब आपका फिजिक्स का जितना बनाना चाहिए उतना बन जाएगा। कहीं से कोई दो राय नहीं, बस आपको शिद्दत से प्यार से भाई साहब इस चीज को जो हम 52 को क्वेश्चन लाए हैं उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, उसको रगड़ के आप लोग बिल्कुल एकदम घोर के पी जाइए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, बात समझे कि नहीं। और मैं वादा करता हूँ कि एग्जाम देने के बाद आइएगा और पूछिएगा फिर हमसे कि भाई साहब ये क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि भाई साहब बहुत मेहनत के बाद जो है ना, ये सारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटो और फिर उसके बाद लाए हैं, बात समझे कि नहीं, छांटने के बाद। अब इसको है कि आप जितना मेहनत करके हम छांट के लाए हैं, बस आपको आराम से याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट समझ जाना है। उसके बाद तो आपको कुछ कहना नहीं है भाई साहब, बिल्कुल एग्जाम में जाकर के बवाल मचा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये हम लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सामने हैं, जो हमारे सामने इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो 52 को क्वेश्चन है, ललन टॉप प्रश्न, इसको बस आपको घोर के पी जाना है, बिल्कुल। उसके बाद आप जो है एक और बायोलॉजी को लाएं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। आई थिंक कि बायोलॉजी अच्छा लगा तभी आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई साहब फिजिक्स भी लाइए, केमिस्ट्री भी ला देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि आपको संस्कृत में क्वेश्चन चाहिए, जो आपको वन पदेन मतलब एक पदेन उत्तरम वदत आता है, बस हम एक पद में उत्तर वाला आता है संस्कृत में। तो आपको बता दे रहे हैं कि इस साल संस्कृत में क्वेश्चंस आंसर आ ही नहीं रहा है, केवल आपको हिंदी में जो क्वेश्चन आंसर आता है वो आ रहा है। जो आपका हम वीडियो बना चुके हैं 2 पार्ट में, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वगैरह ध्यान दीजिए, बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं। गधांश का जो है संस्कृत का हम वो वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना, कैसे बनाना है। हिंदी में बनाए हैं, बस आप बढ़िया से जाकर के देखिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा समझता है कि गधांश बहुत आसान होता है, ठीक है ना, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि आंसर कैसे बनाना है, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम बताए हैं, समझाए हैं कैसे आंसर लिखना है एग्जाम में, ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे, वो भी हम बताए हुए हैं। जाकर के अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे, लिंक दे देंगे भाई साहब, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर के वीडियो देख लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात कि आपको मैं बता दे रहा हूँ कि नीचे एक चैनल का हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है ना, मेरा ज्ञानुभव क्लास के नाम से चैनल है, ठीक है ना। उस पर हम मैथ और साइंस का वीडियो, जो भी कॉन्सेप्ट होगा चैप्टर बाई चैप्टर, वो पूरा वीडियो हम उस पर डालेंगे, ठीक है ना। इस पर जो भी होगा हम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक डालेंगे, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर बाई कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, हम ज्ञानुभव चैनल पर डाल देंगे, ठीक है ना। उसका हम कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दे रहे हैं, जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th और 10th दोनों का वीडियो डालते मतलब उसमें डाला करेंगे, ठीक है ना। और उस वहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जो होगा मेन मेन जितना भी टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, ये सारा चीज होगा, ठीक है ना, वो पूरा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद इस 52 पर फिजिक्स के सवाल, बात समझे कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात भाई साहब, अब समय नहीं बचा है, और आपके पास इतना समय नहीं रहेगी पूरा का पूरा चैप्टर को एकदम पूरा का पूरा डिटेल पढ़िए और बवाल में चाहिए, ठीक है ना। उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपका काम यही है कि जितना हम बता रहे हैं उसको अच्छे से कर लीजिए, बस बेड़ा पार लग जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चीज़ों को देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ है, कॉन्सेप्ट जरूर हम जो भी बताएंगे उसका कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रखना है। नहीं तो ये देखिए क्या होता है कि आप खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, बस समझे कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन बदल के पूछ दे तो क्या कीजिएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, बस समझे कि नहीं, कि जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी समझते चलिए मेरे साथ। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कर रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरण सीधा रेखा में गमन करेगी, बस समझे कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा के पूछता है, कहेगा क्या कि प्रकाश की किरणें, बस समझे कि नहीं, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सबसे अधिक, बस समझे कि नहीं, सबसे अधिक गतिमान, यानी सबसे अधिक गति जो होता है उनका कहाँ पे होता है, तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का गति क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। जबकि अगर हम लोग ऑप्शन दिया जाए तो उसमें अगर पूछेगा तो कांच रहता है उसके ऑप्शन में, डी नंबर में। तो आप डी नंबर आंसर मान सकते हैं, कांच में सबसे कम होता है। कहेगा निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, ठीक है ना, तो 3 × 10⁸ जबकि वही कहेगा ये होता है निर्वात में। हवा में कहेगा तो 2.95 × 10⁻⁷ होता है, क्योंकि हवा में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हवा में क्या होता है कि बहुत सारा धूलकण वगैरह, बहुत सारा कंपोनेंट जो होता है वायुमंडल में फैला रहता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है। जबकि निर्वात में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए जो प्रकाश होता है एकदम फुर्र देना भाग जाता है, बात समझे कि नहीं, बड़ी आराम से। जिसकी वजह से क्या हो जाता है
कि उसका गति बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उसी तरह पूछेगा आपको जल में प्रकाश का चाल तो 2.25 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, कांच में पूछेगा तो 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, हीरा में पूछेगा तो 1.2 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इस चीज को बढ़िया से याद रखिएगा। देखिए हम पढ़ा एक रहे हैं लेकिन कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। आपको यही जो है कंसेप्ट आपका जब रहेगा ना तो आपका बवाल मचाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट सेकंड कौन अटेम्प्ट में पढ़ रहा है, मतलब किस सिटी में पढ़ रहा है ये पता थोड़ा ही है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, बिल्कुल आप जाकर के वहां पर झंडा गाड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का है क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ए भाई ये क्वेश्चन इतना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, असफ एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कौन नियम है, 2 नियम है, बात समझे कि नहीं। अब प्रकाश के अपवर्तन भी पूछेगा तो अपवर्तन का भी 2 नियम होगा, बात समझे कि नहीं। बिल्कुल दिल दिमाग फेफड़ा सब में बैठा लीजिए भाई साहब कि ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसका 2 नियम होगा, अपवर्तन का भी 2 नियम होगा। एक तो होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, ये 2 होता है नियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का रह क्या, प्रकाश के परावर्तन अगर पूछेगा क्या अपवर्तन अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन करेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, दर्पण कितने तरह का होता है हम आपको पहले भी बताए थे कि दर्पण जो होता है मुख्य रूप से हम देखिए, एक तो हम लोगों ने क्या देखा हुआ था गोलीय दर्पण, बात समझे कि नहीं। गोलीय दर्पण में हम लोगों ने देखा हुआ कि 3 प्रकार का होता है गोलीय दर्पण। एक जो होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, बात समझे कि नहीं। अब उसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था वो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता था, उस काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था, हमेशा वस्तु के बराबर और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, हमेशा क्या होता है, आवर्धित होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जबकि यहां पर याद रखिएगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। दो ऐड कम बैटरी लो, मेरा मोबाइल का बैटरी लो हो गया क्या यार, 1 मिनट मेरे भाई, ओ भाई साहब मेरा बैटरी लो हो गया, ये क्या हो रहा है यार, मेरा फोटो नहीं दिखा रहा था, ठीक तो है, दिखा तो रहा है, पिक्चर तो दिखा रहा है, इसमें क्या नहीं दिखा रहा है भाई, कंटिन्यू टू ऐप दिखा तो रहा था यार, सही है ना। अब देखिए करा क्या, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन एक बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत आदमी कमेंट मतलब नहीं करते हैं यार, मतलब जानते हो, मतलब कुछ तुम्हारे पास नॉलेज है, कुछ पूछा जाता है यार तो कमेंट कर दो, क्या जाता है, पैसा लगता है क्या। मतलब बिहार बोर्ड वाला लड़का सबका ना कि अजीब हाल होता है, उसे क्वेश्चन पूछो आंसर नहीं देगा, 2-3 बच्चे आंसर देता है, बाकी लोग का बस गायब हो जाता है, लेकिन जो 2-3 बच्चे आंसर देते हैं वाकई मतलब आंसर सही, देखिए क्या होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आंसर डरो नहीं यार, जो आता है गलत सही, जो भी आंसर आता है वो लिखो, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा तुम सही दोगे, जरूरी थोड़ी हम तुमको पढ़ा रहे तो पूरा का पूरा ज्ञान हमको आता ही होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी में आदमी में क्या होता है, कमी होता ही है, ठीक है ना। वो सुधरेगा कब, जब हम करेंगे और गलती होगा उसके बाद सुधार पाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर जरूर करो, कमेंट करो, ठीक है ना। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो या तुमको अच्छा लग गया, बात समझ गई, तो जरूर कोई ना कोई रिएक्ट करो, बात समझे कि नहीं। कमेंट आना चाहिए, अगर मान लो 100 आदमी देख रहा है तो कमेंट कम से कम 50 को 60 को 70 को 80 को कमेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये समतल दर्पण हो गया, उसके बाद आप एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि समतल दर्पण, जो समतल दर्पण होता है दर्पण, इसका फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल हमेशा ये क्वेश्चन बवाल मचा के पूछा हुआ है, ठीक है ना। हम देखते हैं कितने लोग को ये आंसर पता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, करे क्या कि दर्पण सूत्र क्या होता है। भाई साहब इतना ये जहर क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में बवाल मचाया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा है दर्पण सूत्र, तो जब दर्पण सूत्र कहेगा तो याद रखिएगा प्लस, बस समझे कि नहीं, दर्पण सूत्र प्लस 1/v, कहाँ गया 1/v प्लस 1/u, तो देखिए ये होगा बी नंबर, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हो गया दर्पण सूत्र, बात समझे कि नहीं। एक होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये होता है लेंस सूत्र, ये होता है लेंस सूत्र, ये दो बात याद रखिएगा, बस
बवाल मचा सकते हैं, बात समझे कि नहीं, तहलका मचा सकते हैं। बस दो ही बात याद रखना है, एक दर्पण सूत्र, एक जो होता है लेंस सूत्र, ठीक है ना। एक होता है आवर्धन v बटा यू बराबर एम, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या करे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए बताए थे ना कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा करके दिखाता है, सीधा और बड़ा दिखाता है। अब कारण क्या होता है, बड़ा दिखाता है तो इससे फायदा हो जाता है। जैसे आप बाल बनवाने मतलब दाढ़ी बनवाने जाइएगा या फिर आप बाल कटवाने जाइएगा, तो पूरा जी क्या जो मतलब जो दाढ़ी मतलब बाल बनाने वाला, वो केस काटने वाला जो हजाम होता है, वो क्या करता है, जब आपका केस काटेगा तो वो एकदम बिल्कुल छोटा छोटा कर देता है। आपको देखने में लगेगा कि भाई साहब बड़ी मस्त एकदम काट दिया। जब घरे आके देखेगा तो समतल दर्पण होता है, उसमें देखेगा तो सेम जितना बड़ा का होता है उतना ही बड़का चित्र दिखाएगा। तो लगेगा अरे भाई ये तो बड़ी मतलब छोटा छोटा केस काट दिया, अजीब तुमको मतलब चूहाड़ की तरह आदमी दिखने लगता है, अजीब अजीब मतलब चेहरा चोर की तरह चेहरा बन जाता है। लेकिन वहां पर देखना एकदम मस्त लगता है कि भाई साहब, कारण ये होता है कि जो अवतल दर्पण होता है ना, वो चित्र को बड़ा करके सीधा करके दिखाता है, ठीक है। लेकिन हम आके घरे अपना जो चित्र मतलब कि हम अपना जो ऐनक में देखते हैं, हम अपने दर्पण में देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है, सेम बराबर दिखाता है, तो लगता है बाप रे भाई साहब, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा छल हो गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होगा। फोकसांतर का मतलब होता है फोकस दूरी, जिसको एफ से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं, बात समझे कि नहीं, आर से सूचित करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि फोकस दूरी एफ और आर में क्या संबंध होता है। तो एफ और आर में संबंध होगा, एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बाई टू, या फिर अगर हम आर बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो यानी है आर, तो आर बराबर फॉर्मूला निकालते दो आके इधर क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा। यानी दोनों फॉर्मूला एफ बराबर आर बाई टू हो सकता है, तो एफ बराबर आर बाई टू कहीं नहीं है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर है, एफ बराबर क्या है, आर बाई टू, सही है, ठीक है ना। या फिर आर बराबर टू एफ भी हो सकता है, आर बराबर टू एफ, इधर दोनों सही हो जा रहा है, ए और बी दोनों सही हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आंसर भाई साहब ये ऑप्शन में दोनों दे दिया, उधर दोनों सही है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई कोई एक ही सही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर दोनों सही हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में एक ही गो रहेगा, ठीक है ना। अभी दिमाग मत लगाइए सर दोनों रहेगा तो क्या करेगा, ऐसा नहीं होता है। हम खुद से टाइपिंग किए तो गलती से हो गया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक भाई साहब आप याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है प्रति मीटर, बात समझे कि नहीं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, आप याद रखना है, प्रति मीटर, प्रति मीटर, प्रति मीटर, ठीक है ना। तो अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक प्रति मीटर होता है। अब दिमाग में आपको रखना है कि इसको बेसिकली क्या है कि प्रति मीटर ये वास्तविक मात्रक हो गया, ठीक है ना, एसआई मात्रक की बात करें तो। लेकिन डाईऑप्टर क्या है, डॉक्टर लोगों ने अपनी भाषा में इसके मात्रक को एक अलग नाम दिया डाईऑप्टर, तो इसलिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, बात समझ कि नहीं। अच्छा, लेंस की क्षमता धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, बात समझे कि नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता और अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो उत्तल लेंस का धनात्मक, अवतल लेंस का ऋणात्मक, ठीक है ना। उत्तल लेंस यानी उठल, उठल मतलब धनात्मक, इसका क्या हो जाएगा अवतल लेंस का तो अउत्तल बिना उठल यानी ऋणात्मक, बात समझे कि नहीं। अ लग गया उसका नकारात्मक अर्थ निकल जाता है, इसलिए ऋणात्मक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर दिमाग में बैठा के ये चीज रखना है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब कि मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। हालांकि ये वास्तविक मात्रक नहीं है, जबकि प्रति मीटर होता है, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखो भाई, ये लड़का सब मैक्सिमम लड़का जो है इसमें गलती कर देगा, कहेगा क्या कि इसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या इसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है फोकस दूरी। जबकि आप याद कीजिए जो लेंस का क्षमता होता है पी बराबर, लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं, तो पी बराबर 1/f होता है, बात समझे कि नहीं। तो इस एफ को हमेशा मीटर में रखा जाता है, हमेशा किस में रखा था, मीटर में रखा जाता है। जबकि यहाँ पर फोकस दूरी आपका कथी में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हुआ है, तो बड़ी आसान है कि इस एक का मतलब समझिए कि 1 मीटर है, बात समझे कि नहीं, 1 मीटर है, तो यानी 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। एफ कितना दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर, तो 20 दे दिया था, 20 से गुना कीजिए 5। और उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा, अभी जस्ट पीछे बात किए हम लोग, तो 5 डाईऑप्टर हो जाएगा, 5 डाईऑप्टर हो जाएगा। अच्छा कहिएगा कि सर ये तो सेंटीमीटर में बड़ी इधर उधर कर दिया आप मैटर, मीटर में ही बताइए ना। तो मीटर में करते हैं तो फोकस दूरी हमेशा मीटर में रखेंगे, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा तो 0.2 मीटर हो जाएगा। अब कितना बचा को जो है ना कि ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलने नहीं आएगा, भाई हम ये एगो राय कहेंगे कि तुम बेकार पढ़ रहा है, ठीक है ना, फालतू में। जिस बच्चा को सेंटीमीटर को मीटर में बदलने नहीं आएगा, ठीक है ना, उसका पढ़ना समझ जाओ कि बाबूजी का पैसा बर्बाद जा रहा है। लेकिन चलो एक बुद्धि बताते हैं तुमको। अब यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, इसको 100 से भागा दे दो, ठीक है ना। हमको पता है बिहार बोर्ड में मैक्सिमम बच्चा सबको जो होता है ना, इस मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, मिलीमीटर, ये सब बड़ी दिक्कत होता है यार,
ठीक है ना। अब 100 से भागा देगा तो 100 से भागा देगा तो 2 जीरो इधर आएगा, बात समझे कि नहीं। तो 2 जीरो इधर आएगा तो 0.20, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.2 हो गया। तो एक में अगर भागा देंगे 0.2 से, तो अब सोचो, खुद ध्यान दो, इधर एक दशमलव, जितना अंक के पहले दशमलव है ऊपर उतना जीरो पड़ जाएगा। अगर ऊपर उतना अंक, जितना अंक के पहले दशमलव होता है, नीचे उतना जीरो पड़ता है, ठीक है ना। तो अब 2 से 10 कटोगे तो 5 मरतबे कट जाएगा, तो +5 डाइऑप्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब तरीका अलग अलग हो सकता है, बात समझे कि नहीं, लेकिन आंसर तो तुम्हारा वही आने वाला है, ठीक है ना। आई थिंक कि ये वाला बात समझ आ रहा होगा आपको। अगर वीडियो में भाई साहब आपको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, तो आप भी एक बहुत ही आराम से एक अच्छा सा काम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्त कम से कम एक दोस्त के पास तो शेयर कर ही सकते हो यार, अपने भाई के लिए, ठीक है ना। चलिए, बाकी ये सब तो मोह माया है ही, क्या करिएगा, कहना पड़ता है, नहीं तो इस तरह लोग आज के ज़माना में करने वाले नहीं है भाई साहब। चलते हैं 9 नंबर पे, चलते हैं हम लोग। करेगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ये इतना ज़्यादा मतलब बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि साहब लड़का सबको ऐसा ही याद होगा, बस हम देखें नहीं। तो इसका आंसर चलो हम 9 नंबर का आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये 9 नंबर का आंसर तुम ही लोग दो, ठीक है ना। क्या हम इसका आंसर दें। अगला क्वेश्चन करे क्या है, 1 एम्पियर का मान होता है, देखिए 1 एम्पियर का मान होता है। तो 1 एम्पियर या 1 एंगस्ट्रम है, सॉरी 1 एम्पियर नहीं है, ये 1 एंगस्ट्रम है। तो 1 एंगस्ट्रम का जो मान होगा 10 का पावर माइनस 10, 10 का पावर माइनस 10 मीटर यहाँ पर होगा, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर होगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिए ये जितना आपका 52 क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, इसको बिल्कुल दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा सब में एकदम चिपका लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब यार कहा नहीं जाता है कि कुछ ऐसा चीज होता है ना जिसको तुम्हें खोना नहीं चाहिए, बस वो अगर खो दिया तो समझ जाओ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो देते हो। ये 52 क्वेश्चन जो है ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भाई साहब, इसको एकदम जो मतलब नहीं कहते हैं धड़कन से लगाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन करेगा, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो अब न्यूनतम कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 गो ऑप्शन दिया है ना, इसमें न्यूनतम किस में होता है। तो इसमें न्यूनतम कांच में होगा, 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आपको बता दें सबसे कम होता है, तो भाई साहब हीरा में आप बात कीजिए, तो हीरा में ऑप्शन देखिएगा तो 1.2 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। बात समझ आया। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोक्सी लेंस द्वारा। अब याद कीजिए कि हम बताए हुए थे जिसमें जिस व्यक्ति को जारा दृष्टि दोष, यानी बूढ़े जो लोग होते हैं, बात समझे कि नहीं, उनकी सिलियरी मांसपेशियां ढीला हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है उनको जारा दृष्टि दोष, यानी ना दूर का सही से दिखाई देता है ना नजदीक से, यानी उनकी निकट और दूरी दोनों दोष हो जाता है, जिसके वजह से उनको द्विफोक्सी लेंस चाहिए। उत्तल लेंस चाहिए दूरी को सुधारने के लिए, अवतल लेंस चाहिए निकट को सुधारने के लिए, बात समझे कि नहीं। इसीलिए उस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि उसके लिए द्विफोक्सी लेंस यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस का कॉम्बिना मतलब कॉम्बाइन करके एक जो है लेंस तैयार किया जाता है, वैसा उनको चश्मा चाहिए, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष, बात समझे कि नहीं, जरा हट के चलो, बात समझे कि नहीं, मतलब व्यक्ति को कहीं नहीं समझ आ रहा है, इसलिए बार बार उसको क्या समझाया जा रहा है कि भाई साहब जरा हट के चलिए, ठीक है ना। तो इसलिए जब वो ऐसे व्यक्ति को जिसको नजदीक और दूर किसी भी वस्तु मतलब फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा हो, तो जरा दृष्टि दोष हुआ है और उसको द्विफेक्सी लेंस चाहिए। अच्छा कहेगा निकट दृष्टि दोष वाले को कौन सा लेंस चाहिए, दीर्घ दृष्टि दोष वाले को कौन सा लेंस चाहिए। अब मोतियाबिंद का उपचार है कि नहीं, देखिए मोतियाबिंद को ऑपरेशन के द्वारा सर्जरी के द्वारा उसको निकाला जाता है, बात समझे कि नहीं, और कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। अच्छा हमारे आंख में जो प्राकृतिक लेंस होता है वो किस तरह का लेंस होता है, ठीक है ना। ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे आंख में जो है लेंस है, प्राकृतिक लेंस जो है भगवान के द्वारा जो पहले ही से इसमें लगा के आया हुआ है, सेट करके आया हुआ है, वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस अवतल लेंस कौन सा लेंस है, ठीक है ना। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बवाल क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा। अगला क्वेश्चन का रखे, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, जब निकट साफ नहीं देख पाएगा तो उसका दूरदृष्टि दोष हो पाएगा। मतलब कि उसको कहेंगे दूरदृष्टि दोष, यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति निकट के वस्तु को अच्छा से नहीं देख पा रहा है तो उसके अंदर उल्टा समझिएगा, ठीक है ना। निकट सही से नहीं देख रहा है यानी दूरदृष्टि दोष, बात समझे कि नहीं। कहेगा क्या कि यहाँ पर जो व्यक्ति दूर को सही से स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है वस्तु को, तो उसमें निकट दृष्टि दोष हो गया हुआ है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन, अच्छा देखिए कभी कभी इसको क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। कहेगा क्या कि निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है,
कहने का मतलब कि जो हमारे आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मतलब कि मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। बात समझे कि नहीं, पीला वाला भाग होता है रेटिना पर बनता है। अच्छा, रेटिना पर जो वस्तु बनता है वो बनता है भाई साहब, आप ध्यान रखिएगा, वो बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दिमाग हमारा जो है ना उसको सीधा करके दिखाता है। लेकिन अब थोड़ा सा गौर से समझिए, कहेगा क्या कि निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है, बात समझे कि नहीं, तो खूब ध्यान से देखिएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाएगा। बात समझे कि नहीं, तो रेटिना के जब आगे बन जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये निकट में ही बन जा रहा है। बात समझे कि नहीं, हमको तो बनना चाहिए यहाँ पर रेटिना पर, ये रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन ये निकट दृष्टि दोष में वस्तु जो है रेटिना के आगे ही बन जा रहा है। बात समझे कि नहीं, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बन जाता है प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, इसके वजह से उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना, तो हमारे दिमाग का कनेक्शन रेटिना से जुड़ा होता है, तो हमारा जो है ना दिमाग समझ जाता है अच्छा कोनो चीज का प्रतिबिंब बनता है, जल्दी 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 जाकर उसको सीधा करके दिखा देता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो फिर दिमाग लगे कथी जाएगा, कनेक्शन कथी जाएगा, फ्रेश जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो फिर ये दिमाग कथी दिखाएगा आपको। कहने का मतलब ये है कि होल्डर में बॉल लगाइएगा तब ना बॉल जरेगा। बस आप देख नहीं, होल्डर में बॉल लगाई या होल्डर के जो उसमें के दूध को जो ठिप्पी होता है जिसमें कनेक्शन जाता है उस शॉट में नहीं करेगा तो बॉल जरेगा नहीं जरेगा। तो बात वही है कि ये जो रेटिना है ना भाई साहब, उस पर प्रतिबिंब बनेगा तो उसका कनेक्शन जो है, बस समझे कि नहीं, वो जो होता है वो आपके दिमाग तक जाता है, ठीक है ना, लेकिन जब नहीं बनेगा तो नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन कहे कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है, कहेगा वायुमंडल में यानी आसमान में, तो आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसलिए याद रखिएगा नीला का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। कहेगा सबसे ज्यादा तरंगधारी किसका होता है, तो लाल का सबसे ज्यादा तरंगधारी होता है। सबसे कम तरंगधारी किसका होता है, तो बैगनी का तरंगधारी सबसे कम होता है, ठीक है ना। और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है वो ज्यादा विचलित होता है। बात समझे कि नहीं, यानी कहने का मतलब आप देखिए, यही तो हम ट्रिक आपको बताए हुए थे कि कैसे आपको याद करना है, कैसे चीजों को समझना है। देखिए, जब आप कंसेप्ट समझेंगे ना, एक ऑथेंटिक कंसेप्ट, ट्रिक उरिक मत पढ़िए, ट्रिक फालतू का चीज होता है, बात समझे कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तब ट्रिक। हर जगह ट्रिक का मतलब दिमाग मत लगाइए, नहीं तो फिर दिमाग जो है ना भाई साहब वो ट्रिक बन जाएगा, मतलब ये धोखेबाज बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो लाल, आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। जिस देखिए तरंगधारी का मतलब प्रकाश जो होता है ऐसे ऐसे गति करता है, तो इसके बीच का जो इसके बीच का जो बच रहा है, बात समझे कि नहीं, इसके बीच का जो गैप है इसी को तरंगदैर्घ्य कहता है, इसके बीच की जो दूरी होगा यही तरंगदैर्घ्य होता है। बात समझे कि नहीं, तो जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा वो जल्दी नहीं मुड़ेगा। बात समझे कि नहीं, मतलब जो जितना छोटा छोटा टुकड़ा में बटा होगा वो कभी सीधा खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा, जल्दी लव जाएगा। बात समझे कि नहीं, लेकिन जिसका टुकड़ा लंबा लंबा टुकड़ा में बटा होगा वो क्या होगा, खड़ा रहेगा कुछ देर। बात समझे कि नहीं, जल्दी झुकेगा नहीं, दूर पर झुकेगा। बात समझे कि नहीं, यानी उसका झुकाव कम होगा। और जो एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में बटा होगा, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को क्या करेंगे, छोटा 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 टुकड़ा में, तो ये सीधा खड़ा रहेगा, तुरंत लग जाएगा, लगा ही लग जाएगा। बस अब एक नहीं, यानी ज्यादा मुड़ गया। लेकिन इसको दो भाग में टुकड़ा करेंगे तो ये लगे नहीं मुड़ेगा, तो दूर पर मुड़ेगा। बस अब एक नहीं, तो उसी तरह ये बात है यहाँ पर कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वो जल्दी नहीं मुड़ेगा, तो मतलब कम मुड़ेगा। बस अब एक नहीं, जैसे लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो कम मुड़ेगा, और जब कम मुड़ा इसका मतलब समझ जाएगा उसका अपवर्तनांक बहुत कम है। कम मुड़ा तो अपवर्तनांक बहुत कम है। अगर मान लीजिए कि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब मुड़ कम रहा है, छिटक ज्यादा रहा है, फैल ज्यादा रहा है, इसका मतलब गोटे दूर तक जाएगा। जब गोटे दूर तक जाएगा तो दूरे से दिखाई दे देगा। इसीलिए जो सिग्नल होता है, खतरा का सिग्नल, लाल कलर का होता है, पीला कलर का होता है। बात समझ नहीं, ये जल्दी लोगों को दिखाई देता है। हमारे जो मतलब कि रेटिना का जो पित बिंदु है, बात समझ नहीं, वो बहुत जल्दी उसको मतलब है ना, उसको जल्दी देख लेता है। बस अभी नहीं, इसीलिए देखिएगा लड़का या लड़की सब मार्केट में निकलेगा तो एकदम चकचकवा, या फिर पार्टी में जाइएगा तो चकचकवा कपड़ा पहन के जाते हैं, लाल पियर हरियर, काहे, जल्दी फोकस जाता है मेरा, दिमाग उसी पर जाता है पहले। बात समझे कि नहीं, कहते हैं हाँ ये ठीक है। बात समझे कि नहीं, तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि यहाँ पर तरंगदैर्घ्य ज्यादा का क्या मतलब होता है, कम का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। अगर बढ़िया से समझ जाएंगे ना तो भाई साहब ये इसके अलावा इतना आसान कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला पूरे यूट्यूब के इतिहास में। अगला क्वेश्चन करें, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति अंतरिक्ष को आकाश का प्रति, चंद्रमा पर खड़े खड़े यात्री को आकाश
चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला, या आकाश कैसा प्रतीत हुआ? काला। कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? अभी जस्ट बताइए। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो जो जब से कम मुड़ेगा वो तरंगदैर्घ्य, तो बैजानी हो पीनाला, ये हम याद किए ना, तो बैजानी हो पीनाला, बस हम एक नहीं, यानी लाल रंग जो होता है भाई साहब, यानी बैजानिया पीनाला, हम ऊपर से बै बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ऊपर होगा, वो बै सबसे नीचे होगा और ला सबसे ऊपर होगा, तो ला का मतलब लाल हो गया, तो लाल सबसे कम मुड़ रहा है, तो कम मुड़ रहा है उसी का ना तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, ठीक है ना, दूर से दिखाई दे देगा, अब उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो दिमाग लगाओ भाई, ठीक है ना, तो ये अपवर्तनांक को। अगला क्वेश्चन का है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कितना चार्ज होता है? बात समझे कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा, तो दृष्ट धारा प्रभावित होती है? बात समझे कि नहीं। अच्छा, चलो केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बेसिकली बैटरी में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, चलो केमिस्ट्री जब हम बनाएंगे तो बता देंगे। कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा, जब धारा पूछ देगा तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, एम्पियर, बात समझ नहीं। कूलाम किसका? आवेश का एसआई मात्रक है, बात समझ नहीं। वोल्ट किसका मात्रा है? विभवांतर का, विभवांतर या विद्युत विभव का, या विद्युत विद्युत विभव, ठीक है ना, दोनों का मात्रा क्या हो गया? आपका वोल्ट हो गया। कहेगा विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अच्छा देखो, यहां कर है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर यानी वोल्ट को मापने वाला, मीटर का मतलब क्या होता है? एक माप का संकेत है, तो वोल्ट मीटर यानी वोल्ट को मापने वाला वोल्ट मीटर, इसीलिए विभवांतर, वोल्ट किसका मात्रक है? तो विभवांतर का। वाट किसका है? तो विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का, बात समझे कि विद्युत शक्ति का है, नहीं कहता है कि बाप रे बाप 1000 वोल्ट, बात समझे नहीं, 1000 वोल्ट जो होता है बिल्कुल विभवांतर, उसका जो पावर है, बात समझे नहीं, पावर का मतलब कितना तेजी से वो करंट जा रहा है, तो जितना तेजी से जाएगा उतना तेजी से क्या करेगा? करंट मारेगा, झटका मारेगा, बस समझिए। लगे 440 वोल्ट, आप सुने नहीं है, छूने से तेरे। अब सोचिए कि वो व्यक्ति का छूने से 440 वोल्ट का मतलब क्या हो रहा है? झटका लग रहा है, बात समझे कि नहीं। यानी कहने का मतलब उसके अंदर जो है ना, सारा दिल फेफड़ा करेगी पूरा उसका फड़फड़ाने लग रहा है, इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन के अंदर जा रहा है, बात समझे कि नहीं। जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतना ज्यादा तेजी से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन घुसेगा एक के बेर में। अब एक के बेर में उतना इलेक्ट्रॉन अगर घुसे तो सोचो आदमी का संतुलन बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, बात समझे कि नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि 440 वोल्ट लगता है छूने से। दूसरा कह रहा है वाट, बात समझे कि नहीं। तो वाट का जो बेसिकली आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कह रहा है क्या कि वाट किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का। कहेगा एम्पियर को यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को मापा किसे जाता है? तो एम्पियर, ए, तो ए मीटर से, ए मीटर से। तो विद्युत धारा किससे मापेंगे? ए मीटर से। विभवांतर किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से, क्योंकि दोनों का मात्रक एम्पियर, एम्पियर है तो ए मीटर, वोल्ट है तो वोल्ट मीटर। दिमाग लगाओ ना यार, सब हो जाएगा बवाल तरीके से। कह रहा है एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा क्या होगा? धारा लिखा गया, अरे भाई क्या होगा, कभी कभी गलती से लिखा जाता है, विद्युत धारा का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो खूब ध्यान से सुनो कि विद्युत धारा यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो हम कहेंगे कि एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन पूछता है 1 एम्पियर को, तो 1 एम्पियर को परिभाषित करने का मतलब क्या है कि एक एक सेकेंड में किसी विद्युत परिपथ से होकर, बस समझे कि नहीं, प्रवाहित होने वाले कुल आवेश के प्रवाह को, बात समझे कि नहीं, हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी 1 सेकेंड में, यानी प्रति सेकेंड या फिर एकांक समय में, एकांक समय तो समय का मतलब सेकेंड, एकांक समय में किसी चालक पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो एकांक समय या एक समय कहेगा तो समय नीचे रखेंगे, तो समय 1 मिनट नीचे रख दिए, कूलाम आवेश कितना हो गया ऊपर रख देंगे, 120 कूलाम रख देंगे, तो मिनट थोड़े होगा, मिनट कभी भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है, सेकेंड होता है। तो 1 मिनट को 120 है, तो मिनट को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो काट दीजिएगा, तो 2 मरतबे कट गया। आप विद्युत धारा पूछा है तो धारा का मतलब एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर आंसर नहीं, खटा कर देना, मार दीजिएगा, बवाल मचा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। करेक्ट है, एक कूलाम विद्युत आवेश में कितना प्रोटॉन होता है? तो एक कूलाम विद्युत आवेश में 6.25 गुने 10 का पावर 18 जो होता है आपका प्रोटॉन होता है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बस सारा चीज आपसे याद हो जाएगा,
बिल्कुल बवाल तरीका से, ठीक है ना। और एक और बात बता रहे हैं भाई साहब, जो चैनल दिए हैं बिल्कुल जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर पूरा कंसेप्ट देंगे और बवाल मचाएंगे, ठीक है ना। एक अजूबा कंसेप्ट मिलेगा, मस्त कंसेप्ट मिलेगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा कि हर तरह का डाउट क्लियर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें कि विभवांतर का एसआई मात्रक, अभी जस्ट देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जबकि ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये सब बाकी सब तो सब ये लिलीपुट वाला बात है। करें कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। और कहेगा विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो प्रति ओम, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रति ओम प्रति मीटर। विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर। अब प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। बिल्कुल दिमाग लगाना, बड़ी क्वेश्चन पूछता है इसे, ठीक है ना, फिर चल जाएगा बोरा में। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक भल, तो अभी हम लोग जस्ट बात किए यार, ओम होगा। कर रहा है कि 10 ओम अब 20 ओम दो प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, आप खूब ध्यान दीजिए, तो बस डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो 10 और 20 30 ओम हो जाएगा। अब ये कहेगा समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए 1/RS करेंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2 करते, यानी बाटा में करके 1/10 प्लस 1/20, तो 1/10 प्लस 1/20 को अगर हम लोग जोड़ते मेरे भाई, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 20 हो जाता है, 20 को मतलब बटा लेगा तो 20 हो जाएगा ना, 20 2 प्लस 1 3/20, ठीक है ना। तो आंसर हो जाता है कितना, 20/3, यानी आर बराबर करता है तो 20/3 हो जाता है आंसर, ठीक है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर कर रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, मानी ये लाइन लाइन से जोड़ा जा रहा है, तो लाइन लाइन से जोड़ा जाता है 30 हो जाएगा, ठीक है ना। समानांतर श्रेणी मतलब श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो उसको क्या होता है, वो बढ़ते चला जाता है, और समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो प्रतिरोध का मान घटते चला जाता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। करा क्या, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज करा है धारा के किस प्रभाव पर, तो विद्युत फ्यूज, ए भाई तुम दिमाग याद कर, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हम फ्यूज क्यों लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं कि अगर मान लीजिए धारा का मान, अभी कोई पे लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो फ्यूजवा जो होता है गल जाता है, बात समझ रही, एकदम एकदम धीप करके गल जाता है। तो धीप के गल जाता है, गल जाने का मतलब क्या होता है, गर्म होके हो जाता है, तो गर्म का मतलब उष्मा, इसीलिए यहाँ पर उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत फ्यूज किस पर काम करेगा, उष्मीय प्रभाव, सिंपल बात है ना। विद्युत फ्यूज गल जाता है, बात समझ नहीं, वो उड़ जाता है कभी कभी, देखिएगा तो उड़ता या गलता कैसे है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा प्रभावित हो जाता है। आप कहिएगा सर उसमें उष्मा कैसे हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा तेजी से मान लीजिए, कहने का मतलब आपका तार है 1 एम्पियर का, बात समझ रही, और उस पर बहुत बड़ा मशीन चला रहा है, बात समझ रही, तो बहुत बड़ा मशीन चला है, तो मशीन का तो कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा वोल्ट खींचेगा, ज्यादा वोल्ट खींचेगा, मतलब कह रहा है कि बाप रे बाप हमारा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा हुमच के मांग रहा है, ठीक है ना। और जबकि जो रास्ता है, बात समझ नहीं, और रास्ता है, तो रास्ता तो बहुत माने कांचा रास्ता है, और ऊपर में है जेसीबी है, कहने का मतलब ये है कि कांचा रास्ता में जेसीबी ले जाइएगा तो चलेगा, बात समझ नहीं। जेसीबी वो कौन जेसीबी ले जा रहा है, तो चाइनवा वाला जेसीबी ले जा रहा है, तो रे भाई ओकरा ला पक्का रास्ता चाहिए, पता चला रह गया ही नहीं। रास्ता के हिसाब से ना, मतलब क्या कीजिएगा, आप वस्तु का परिवहन या वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन कीजिएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर तार पतला है, कम एम्पियर का है, तो उसी हिसाब से क्या जाना चाहिए, वहां से आपका विद्युत विभव मतलब प्रवाहित होना चाहिए, विद्युत प्रवाहित होना चाहिए। विद्युत प्रवाह का मतलब ही होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, बस समझे कि नहीं। तो सोचिए वही तार पतला होगा, कमजोर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, घर्षण ज्यादा होगा, लोड ज्यादा पड़ेगा, गल जाएगा तार, बस समझे कि नहीं, वही जब मेमिया के रह जाएगा। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करेगा निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो किसका अर्थ जल होता है यार, हाइड्रो का होता है। करा विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अब शक्ति का ऐसा ही मात्रक, ये यार वाट होता है, ये इतना ना क्वेश्चन घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा हुआ है भाई रे, सब सफा दिमाग में सफा एकदम पीस के एकदम पी जाना सब, ठीक है ना, छोड़ना नहीं। करे 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। अगला क्वेश्चन, करे किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की तरफ, याद रखिएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ, बात समझे कि नहीं, उसके दाऊद इब्राहिम, ठीक है ना, बहुत बड़ा आतंकवादी था, इसलिए दा से दक्षिण, उ से उत्तर। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का। इस्पात किस चीज का मिश्रण होता है, ये हम बताए हुए थे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। देखो दिमाग जो है ना भाई साहब, एकदम एकदम जो है ना उसको एकाग्र करके रखो,
तबे मजा आएगा पढ़ने में। न तो ई चैनल पर उस चैनल पर फदगुदी खानी फुदुक फुदुक के जाएगा, रह जाएगा। ठीक है ना, कहीं पढ़ो दिमाग लगा के, ठीक है ना, एक जगह पर। करे क्या, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अब विद्युत मोटर, अब यहाँ पर ट्रिक समझो, विद्युत मोटर, तो सोचो मोटर जो है वो मोटर को चलाने के लिए हमको क्या होता है, लाइन की जरूरत पड़ता है, यानी विद्युत उसमें मोटर में घुसाएंगे। बस समझ गए, विद्युत को मोटर में जब घुसाएंगे तो वो करंट पैदा करेगा। बस समझ रहे, यानी कहने का मतलब ये है कि विद्युत ऊर्जा जो होगा वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत पहले घुसाएंगे तो उसमें से यांत्रिक ऊर्जा मतलब उसे करंट निकलेगा। बस समझ रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अगला क्वेश्चन वह कहेगा कि जनरेटर जनरेटर या जनित्र, विद्युत जनित्र, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात समझे कि नहीं। अब देखिए कह रहा क्या, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, डायनेमोमीटर से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमोमीटर से किस प्रकार के, प्रत्यावर्ती धारा। बस समझे कि नहीं, प्रत्यावर्ती धारा नहीं होता, पकड़ के डायना, डायना हाथ को कहते हैं, धक डायने में तोड़ दे, हाथे तोड़ दे, तब पकड़ यानी प्रत्यावर्ती। बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी जो घर में पर जो धारा यानी जो लाइन प्रवाहित किया जाता है वो 220 वोल्ट, ठीक है ना, 50 हर्ट्ज पर क्या किया जाता है, धारा को प्रवाहित किया जाता है। अब कैसा धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, इसलिए याद रखिएगा। देखिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कर जाना है। आप सुनते हो तार गल जाता है, बात समझ गई, तार में तार सट जाता है, तो जब तार में गर्म और ठंडा दोनों एक में सट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यानी वहां पर वोल्ट इतना ज्यादा तेजी से, कहने का मतलब ये है प्रवाह इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, बात समझ नहीं, कि वो जो तार हो जाता है उसका जो लोड है वो सह नहीं पाता है। बात समझ नहीं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गल जाता है और खत्म हो जाता है, लघु पतन हो जाता है। लघु पतन, बात समझे कि नहीं, बहुत कम समय में उसका पतन हो जाता है, तुरंत एकदम शॉर्ट सर्किट मार देगा। अगला करा क्या, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होता है उस क्या होता है, 220 वोल्ट दृष्ट धारा, 220 प्रत्यावर्ती धारा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो किस दिन नहीं करेंगे, जिस दिन बादल उगा रहेगा उस दिन नहीं करेंगे, यानी जिस दिन माने बारिश घेरा हुआ रहेगा उस दिन नहीं करेंगे। धूप वाले दिन, गर्म दिन में, इस सब में तो कर ही सकते हैं। करेगा जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा होगा, सूर्य होगा। ठीक है ना। कर पवन विद्युत जनित विद्युत जनित पवन की चाल से कम कितनी होनी चाहिए, तो पवन का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। करें निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं होगा भाई साहब, बायोगैस, पेट्रोलियम, कोयला, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। बायोगैस क्या होगा, आपको जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो सौर सेल जो है ना भाई साहब, वो सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित किस में करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बस समझ नहीं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा तभी ना उससे बॉल वगैरह जलता है। विद्युत ऊर्जा का मतलब उससे कोई चीज चलाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, बात समझ नहीं, तो उसी लिए उसको कहेंगे हम लोग क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बात समझ नहीं, जब किसी चीज से विद्युत ऊर्जा मतलब कि कोई चीज जला सकते हैं, बॉल इलेक्ट्रिक मतलब कि टीवी चला सकते हैं, उसको कहेंगे विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। बात समझे कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो खाना बनाने वाले ईंधन में किसका होगा, सीएनजी का उपयोग नहीं होगा। अब सीएनजी से खाना बनेगा, उड़ा देगा एक के बेर में। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, घरेलू गैस एलपीजी में क्या होता है, तो याद रखिएगा ब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दो इसका घटक होता है। दूसरा कर रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत मतलब ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, नवीकरणीय, तो जो नया बन जाने वाला है, जो कभी समाप्त नहीं हो जाने वाला है, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे महासागरीय तरंग, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखिएगा, जो उपभोग करता है। हरे पौधा तो ये अपना उपभोग, ये उपभोक्ता का मतलब वो होता है कि जो दूसरे किसी जीव पर, दूसरे किसी वस्तु पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, तो उसे हरा पौधा किस पर निर्भर होता है, अपना भोजन खुद बनाता है। नीलहरी शैवाल ये भी खुद बनाता है। जंगली जानवर दूसरे पर, चाहे हम लोग मानव हो गए, दूसरे पर होते हैं निर्भर। कर एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा
कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर कौन रहेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सबसे पहले कौन हो जाएगा? उत्पादक। उत्पादक, पहले उत्पादक, फिर उसके बाद कौन होगा? शाकाहारी। शाकाहारी, फिर उसके बाद कौन होगा? मांसाहारी। मांसाहारी, फिर उसके बाद कौन होगा? अपघटक। अपघटक, तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्तर पर मांसाहारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मांसाहारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, तापीय विकिरण, इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? कहेगा ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है? O3 हो जाता है। ओजोन परत को कौन सबसे ज्यादा क्षय पहुंचाता है, यानी उसको सबसे ज्यादा नुकसान? तो CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत के जो 3 गो अणु होता है उसको विखंडित करके 2 बना देता है, यानी उसको विखंडित कर देता है, जिससे वो पतला हो जाता है या फिर उस पर क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है, ठीक है ना? जिससे जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण है उसको पास करके धरती पा जाता है। और जो मनुष्य के त्वचा कैंसर, बात समझे कि नहीं, या फिर आप कह सकते हैं कि त्वचा कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है वो, ठीक है ना? दूसरा कार्य क्या? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो 3 गो परमाणु, क्योंकि O3 होता है, अभी जस्ट बात किए ना। दूसरा कार्य यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से, याद रखिएगा, वायु प्रदूषण से यूरो 2 का संबंध है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा करने है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3%। कार्बन की मात्रा अगर कहेगा तो 0.03% हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो टोटल आपको 52 ही तो क्वेश्चन था, हम लोग 52 क्वेश्चन का तो टोटल पोस्टमार्टम करिए दिए, बवाल मचाइए दिए, और आप लोग भी मेरे साथ किए। थैंक यू इसके लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो भाई साहब तो लास्ट काम आप लोग एक बहुत अच्छा अपने हाथों से एक पुण्य का काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कम से कम एक दोस्त के पास शेयर कर सकते हैं भाई साहब वाई के लिए। और क्या आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा, कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो ज़्यादा कुछ मत कीजिए, बस गुड लिख दीजिए। बात समझे कि नहीं? या आपके मन में जो भी बात हो, कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो, जरूर लिखिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। या फिर जो कुछ कमी लगा हो उसका भी सजेशन दीजिए। बात समझे कि नहीं? सुधारने का प्रयास करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या सुधारा जा सकता है। क्योंकि भाई साहब हम मतलब ये जो मानव जीवन है ये सीखने के लिए ही बना हुआ है, जीवन भर हमें सीखना है, और वो किसी से भी सीखा जा सकता है, आपसे, हमसे, दुनिया में जो भी हमारे आस पड़ोस में है सबसे सीखा जा सकता है, बस एक पटीदार को छोड़ा करके ना। पटीदार तो बड़ा खतरनाक होता है, तो वो कोई सिखाएगा उल्टे चीज। बात समझे कि नहीं? इसीलिए हम सभी को सतर्क रहना चाहिए शायद। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।